नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। यहाँ पर लोक प्रशासन से संबंधित आपको अनेक वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जितने वीडियोस हमने बनाए हैं वो आप सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे एक कमेंट अपना जरूर छोड़ करके जाएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी ये जो पहल है वो आपके लिए कितनी उपयोगी है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक विचारकों के बारे में और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे फ्रेडरिक टेलर के बारे में। जिस समय पर अमेरिका में औद्योगिक क्रांति आ रही थी, उसी समय पर एक नए प्रकार की चुनौती अमेरिकी संगठनों को फेस करनी पड़ रही थी, चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। वो ये कि जो प्रबंधन, जो टॉप मैनेजमेंट था और जो कर्मचारी होते थे, उनके बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और उसी प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व करने के लिए टेलर ने अपनी वैज्ञानिक प्रबंध की थ्योरी दी, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध से हमारा क्या मतलब है और टेलर का कितना योगदान रहा वैज्ञानिक प्रबंध में और लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में स्थापित करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इतना याद रखिए कि टेलर ने शुरू किया था वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में, मतलब जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा किसका योगदान रहा, तो टेलर का ही नाम आता है। इससे पहले औद्योगिक संस्थानों में परंपरागत प्रबंध को, जैसे होते हैं ना रूल ऑफ थंब, कि टॉप मैनेजमेंट ने कुछ कह दिया वही आप बस लेके चल रहे हो, या इससे पहले जिस तरीके से काम होता आ रहा था उसी तरीके से काम होगा। लेकिन ये नए प्रकार के संगठन थे, समय नया था, समाज नया था, तो नई चुनौतियां भी थी और नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नए समाधान ढूंढे गए और समाधान के तौर पर आया क्या, वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध से हमारा मतलब ये है कि जो कर्मचारी हैं और जो नियोक्ता होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज, इनके बीच में आपस में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। आपस में इनके जो है वो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। जैसे अगर आपने देखी हो मूवीज भारत की 1960 1970 के दशक की मूवीज आपने देखी हो, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कुछ फैक्ट्री वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी मैनेजमेंट के साथ झड़प हो जाती है। मैनेजमेंट उनको ढंग से ना तो पैसे देती है, ना ही उनको कोई और सर्विस प्रोवाइड कराती है। फिर क्या है, यूनियन बन जाती है कर्मचारियों की और वो यूनियन मिलकर के अपने हक के लिए लड़ती है। कुछ कुछ वैसा सिनेरियो ही 1890 और 1900 के दशक में अमेरिका में चल रहा था। तो उसी चीज से डील करने के लिए, उसी चीज को सुलझाने के लिए टेलर ने अपना वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया था। टेलर को किसने ज्यादा मोटिवेट करा, टेलर किस चीज से ज्यादा प्रभावित हुए थे? हेनरी टाउन नाम के एक व्यक्ति ने 1886 में द इंजीनियर एज एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इंजीनियर एक अर्थशास्त्री के रूप में, इस नाम से उन्होंने क्या करा था, एक पर्चा, एक पैम्फलेट टाइप में उन्होंने लिखा था। और टेलर जो है उस पर्चे में जो बातें लिखी गई थी, टेलर उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और टेलर ने फिर अपने जो सिद्धांत थे वो रखे थे। टेलर का जन्म जो है वो 1856 में हुआ था। उसके बाद में इन्होंने नौकरी जल्दी ही करनी शुरू कर दी थी, एक वर्कर के रूप में की थी इन्होंने शुरू में, बट धीरे धीरे ये क्या बन गए थे, फॉरमैन बन गए थे और 1884 तक आते आते ये मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर बन चुके थे। यहाँ पर उन्होंने क्या करा था, अब ध्यान रखिए, यहाँ पर उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज किया था, जो उन्होंने इंजीनियरिंग के थ्रू सीखा, जैसे स्टील को पक्का करने की विधि हो गया, स्टील हैमर हो गया, इस तरीके से अच्छे से जो कटिंग टूल्स होते हैं, जैसे लोहे वगैरह को काटने की मशीनें होती है, वो कैसे डेवलप की जाती है, इस तरीके की स्टडी इनकी सामने आई थी। तो 1886 में अमेरिकन इंजीनियर सोसाइटी में हेनरी टाउन का वो जो भाषण था, उससे टेलर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और इससे पहले भी उसका ध्यान था इन चीजों की तरफ, बट इससे क्या हुआ, हेनरी टाउन के भाषण से उसको प्रेरणा मिलती है और 1893 के अंदर फाइनली उसने अपनी एक कंसल्टेंसी खोली। कंसल्टेंसी का मतलब कि जिस प्रकार की समस्याएं आ रही थी, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी में वर्कर्स को लेकर के बहुत प्रॉब्लम है, तो वहां पर टेलर ने एक प्रकार से एक फर्म खोल दी लोगों को सलाह देने के लिए, कंपनीज को सलाह देने के लिए। और 1898 से लेकर के 1901 तक बेथलेहम नाम की कंपनी थी अमेरिका में, वहां पर काम किया और 1901 से 1915 तक, मतलब लास्ट के जो 15 साल थे, वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों को सुधारने में लगा दिए। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? देखिए, कुछ रचनाएं हैं इनकी, जैसे नोट्स ऑन बिल्डिंग, वस्तुदर व्यवस्था। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था, वस्तुदर व्यवस्था में जिसको हम कहते हैं पीस रेट सिस्टम, ये 1895 में आई थी, जिसमें ये था कि इंसान को कितना वेतन मिलना चाहिए, एक
एक वर्कर है, मान लीजिए कोई कर्मचारी, उसको कितना वेतन मिलेगा, उसके हिसाब से कहा गया था कि कार्य का समय आधारित वर्गीकरण करो और उसके अनुसार उनको वेतन दो। इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस टू द एफिशिएंसी, कार्यशाला प्रबंध और धातु काटने की कला, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल नाम की किताबें जो है, लेख जो है वो इन्होंने लिखे थे। कुछ किताबें आती हैं इनकी, जैसे कि कंक्रीट प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड 1905 में आई थी, जो इन्होंने S.E. थॉम्सन के साथ मिलकर के लिखी थी। इसके अतिरिक्त कंसर्ट कोर्स लिखा था, शॉप मैनेजमेंट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए, अगर डिपेंड करता है आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यूपीएससी में मेनली इनकी ये थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही अगर आप नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नेट में हो सकता है कि इनकी किसी किताब का नाम पूछ लिया जाए, ठीक है, तो किताबें फिर आपको हर एक पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इनके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले सिद्धांत हैं, वैज्ञानिक प्रबंध वाले, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 12 पता सबके बारे में होनी चाहिए, बट जो इनकी ये 11-12 जो बुक्स हैं, उनमें से आपका जो सबसे ज्यादा ध्यान है वो वैज्ञानिक प्रबंध वाले लेख पे, किताब पे होना चाहिए। चलिए, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या होता है उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया था, समझते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध, देखिए मैं यहाँ पे 2 मिनट लूंगी समय के तौर पे। ये माना गया कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, हाँ, कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई चलती रहती है, यानी कि जो मालिक हैं कंपनी के और जो कर्मचारी हैं उनके बीच में। ये होता क्यों है? क्योंकि कर्मचारी ज्यादा वेतन चाहते हैं और मालिक ज्यादा लाभ चाहते हैं, ठीक है। तो टेलर यहाँ पे स्टडी करते हुए कहते हैं कि हम क्या करेंगे, जो उत्पादकता है वो बढ़ा देंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे, उत्पादकता के साथ साथ हम उत्पादन भी बढ़ा देंगे। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे, तो कर्मचारियों को भी ज्यादा वेतन मिलेगा, मालिकों को भी ज्यादा लाभ मिलेगा, और एक जो कस्टमर है इनका, इनकी कंपनी का, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पाद खरीद रहा है, तो उस कस्टमर को भी फायदा होगा। तो सबके लिए क्या है, विन विन सिचुएशन है, सबके लिए फायदा ही फायदा है। लेकिन होगा कैसे, हमें उत्पादकता कैसे बढ़ानी पड़ेगी कर्मचारी की? तो टेलर कुछ तरीका बताती है। टेलर कहते हैं कि देखिए, काम करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है, और मैं आपको वो बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, आप उसको फॉलो करते हुए चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर जो शोध है वो करनी शुरू कर दी, रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी कर्मचारियों के ऊपर। कैसे? उन्होंने देखा कि एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसी तरीके से उसी काम को करने में इतने लोगों को इतना टाइम लगेगा। अपने मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे ना, कि 4 लोगों को 5 दिन लग रहे हैं, तो 5 लोगों को कितने दिन लगेंगे। कुछ इस तरीके का ही इन्होंने स्टडी करी, और फिर उन्होंने बताया कि जब एक कर्मचारी को पता होता है कि एक दिन में या 1 घंटे में उसे इतना काम करना है, तो जो प्रबंधन समिति है उनके लिए भी आसान हो जाता है प्रबंध करना, कर्मचारियों के लिए भी आसान हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन में उनको इतना काम करना है, और अल्टीमेटली इससे फैक्ट्री को या जो इंडस्ट्री है उसको भी फायदा होता है। और यही है वैज्ञानिक प्रबंध का सार। समझते हैं आगे। तो वैज्ञानिक प्रबंध के तरीके इन्होंने बताए थे। इन्होंने कहा कि देखिए, हम परंपरागत पद्धतियों के स्थान पर नए पद्धतियों का पालन करेंगे ताकि हम उत्पादन बढ़ा सके। तो ये क्या है, उत्पादकता पर केंद्रित शास्त्र है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, कि 1 घंटे में आप कितना काम कर रहे हो, वो बढ़ाने पर भी ये चीज है। टेलर कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध निश्चित नियमों सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि घर, परिवार, पाठशाला या सरकार सभी संगठनों पर लागू किया जा सकता है। और वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप पहली बार पढ़ते हो, मतलब फर्स्ट जो है, पहला सिद्धांत क्रमबद्ध, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड प्रिंसिपल जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का है, प्रशासनिक माफ कीजिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध का है। और वैज्ञानिक प्रबंध करने के लिए, मतलब अगर हमें कर्मचारियों से ज्यादा काम करवाना पड़ेगा, तो हमें उनके सोचने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, है ना, किस तरीके से वो सोचते हैं। तो उसके लिए नाम दिया टेलर ने मानसिक क्रांति। हमें मेंटल रिवोल्यूशन, पूर्ण मानसिक क्रांति की तरफ जाना होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि देखिए, एक इंसान कोई काम कर रहा है, एक वर्कर कोई काम कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई सुपरवाइजर के तौर पे होगा, राइट। तो वो सुपरवाइजर कितने होंगे? नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि एक ही कर्मचारी है और एक ही जो है वो उसका सुपरवाइजर है। हो सकता है एक सुपरवाइजर 3-4 कर्मचारियों को देख रहा हो, पॉसिबल है। लेकिन टेलर कुछ अलग कहते हैं। टेलर कहते हैं कि एक कर्मचारी के लिए 8-8 सुपरवाइजर काम करेंगे।
इस तरीके से इसको उन्होंने नाम दिया फंक्शनल फोरमैनशिप का। यानी एक कार्मिक अपने कार्यों के लिए उत्तरदायित्व लेता है और एक कर्मी के एक कर्मचारी के 8 बॉस होते हैं। ठीक है, तो टेलर कहते हैं कि नियंत्रण बहुल होना चाहिए। बहुल नियंत्रण मतलब एक इंसान कितना काम कर रहा है उस पर ध्यान रखने के लिए 8 सुपरवाइजर होने चाहिए। और नॉर्मली हम आने वाले जो विचारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने किस पे फोकस किया था? आदेश की एकता पर। आदेश की एकता से हमारा मतलब ये है कि एक कर्मचारी को ऑर्डर देने के लिए एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो टेलर ने कुछ प्रयोग किए, यहां पर मैं आपको बता देती हूँ। समय और गति अध्ययन। समय और गति अध्ययन से मतलब कि एक समय में कितना काम किया जा सकता है। हालांकि टेलर ने शुरू किया था, बाद में इसका जो मेन फंक्शन है वो गिलबर्थ ने पूरा किया था और इसका उद्देश्य था काम करने का सर्वोत्तम तरीका खोजना। फिर इन्होंने मानकीकरण पे फोकस किया, स्टैंडर्ड पे। जैसे हमें पता होता है ना आज के दिन कि नॉर्मली इतना टाइम लगेगा आपको इस काम को पूरा करने में। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। तो मानकीकरण पे उन्होंने ध्यान दिया। और विभेदात्मक दर पद्धति मतलब इन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप सारे कर्मचारियों को एक जैसा पैसा देंगे तो ठीक नहीं है। आप ये करें कि वो काम क्या कर रहा है उस पर ध्यान दें और इस हिसाब से उसको वेतन दिया जाए। अगर वो ज्यादा काम कर रहा है तो ज्यादा वेतन दे, कम काम कर रहा है तो कम वेतन दे। तो इस हिसाब से उन्होंने कर्मचारी को कहा कि कर्मचारी जो है वो पैसे से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और इसीलिए कर्मचारी को आर्थिक मानव की संज्ञा दे दी गई। तो उन्होंने वेतन या मजदूरी को प्रोत्साहन के रूप में देखा। आपको नॉर्मली मान लीजिए 1000 रुपए मिलते हैं काम करने के, अगर आप ज्यादा काम करते हो तो हो सकता है आपको 1200 रुपए मिल जाए। तो एक इंसान उस 200 रुपए के लालच में आकर के क्या करेगा? ज्यादा काम करेगा। इसीलिए एक इंसान जो है वो पैसे से ज्यादा प्रभावित होता है और उत्पादकता बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो टेलर कहते हैं कि प्रबंध को प्रत्येक दिन के कार्य का व्यापक रूप से निर्धारण करना चाहिए और जो मजदूर से प्राप्त करे। पहले तो प्रबंध ने डिसाइड कर दिया कि आज 100 यूनिट बनेंगी और जिस मजदूर ने 100 यूनिट बना दी उसको ज्यादा इनाम मिलेगा, ज्यादा बोनस मिलेगा। और जो ऐसा नहीं कर पाए उन्हें दंड दिया जाएगा। ऐसा था वेतन का विभेदात्मक दर पद्धति। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने आपको बताया था ना कि एक कर्मचारी के क्या है? 8 बॉस हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 कार्यालय संबंधी होंगे और 4 कारखाना, मतलब 4 बॉस तो ऑफिस में बैठ करके उसको डायरेक्शन देंगे और 4 तब उसको मिलेंगे जब वो फैक्ट्री में काम करने के लिए जाएगा। राइट, तो 4 हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, निरीक्षक, रिपेयर बॉस। कारखाना स्तर पर 4 अधीक्षक है, ऑर्डर एंड रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कास्ट क्लर्क एंड वर्क डिसिप्लिनेरियन, यानी कि कार्य अनुशासक। तो पहले 4 तो कार्यालय यानी वर्कशॉप में होंगे और बाद के 4 को नियोजन कक्ष में रहना पड़ेगा। इसके अलावा आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। जैसे निर्देश कार्ड क्या होते हैं? जैसे इंस्ट्रक्शन कार्ड है कि आपको इतना काम करना है, इस तरीके से काइंड ऑफ फॉर्मेट आपको मिल जाता है। स्लाइड रूल्स, उसमें गति चार्ट्स है, रूटिंग सिस्टम है, ये सारे जो है मैनेजमेंट की टेक्निक होती है, काम को कैसे हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं उसके लिए। इसके अलावा टेलर ने एक और स्टडी करी, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में क्या है कि एक इंसान अगर लगातार काम करता है तो कुछ समय के बाद थक जाता है। उसकी शारीरिक थकावट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कुछ उसको हो सकता है कोई ब्रेक दिया जाए टाइम टू टाइम, है ना? तो थकान अध्ययन में ये टेलर ने साबित किया कि हम वैज्ञानिक तरीके से अगर काम करें तो हम श्रमिक पर कार्य का बोझ बढ़ाए बिना उसकी उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं। एक इंसान मान लीजिए 8 घंटे कॉन्टिन्यूअसली काम कर रहा है, काम करने का उसको तरीका नहीं पता। तो एक तो 8 घंटे वो बिना थके मतलब बिना आराम के लगा हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा। तो टेलर ने कहा कि उस इंसान को काम करने का सही तरीका बताओ। सही तरीका उसको पता होगा तो वो कम समय में ज्यादा अच्छे से अपना काम कर पाएगा, उसको शारीरिक थकान भी नहीं होगी। इसके अलावा टेलर ने बेथलेहेम कंपनी में जब काम किया था 1898 से 1901 के बीच में, तो उनके जो अनुभव थे उस आधार पर उन्होंने शोल्डरिंग फिनोमिना का प्रतिपादन किया। अब ये शोल्डरिंग फिनोमिना इसको कहते हैं दृढ़ अवरोधक प्रवृत्ति। वो कहते हैं कि इंसान जो है, जो कर्मचारी है, स्टडी में हमें ये पता चला कि वो कर्मचारी पर डे, हर एक कर्मचारी प्रतिदिन 100 यूनिट बना सकता है। हम यहाँ पे कुछ भी लेके चल सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। 100 यूनिट बना सकते हैं, लेकिन टेलर कहते हैं कि वो हर एक कर्मचारी ऐसा करेगा नहीं। कारण उसके कुछ उन्होंने बताए। पहला तो ये कि इंसान जो है वो स्वाभाविक रूप से कुछ रिस्क लेना नहीं चाहता है, ज्यादा बोझ नहीं लेना चाहता है।
दूसरा, उसको पता है कि अगर उसने डेली 100 यूनिट बनानी शुरू कर दी तो अब प्रबंधन क्या है, उससे ज्यादा की उम्मीद करेगा, जो उसके लिए हो सकता है किसी दिन पॉसिबल ना हो, तो वो उसके लिए जो है पेनल्टी लेकर के आएगा, दंड लेकर के आएगा। तो दो कारण बताए इन्होंने। एक तो प्राकृतिक कारण है, जो मनुष्य स्वाभाविक रूप से चीजों को आसानी से लेना चाहता है, बोझ लेना पसंद नहीं करता। दूसरा ये है कि मान लीजिए कंपनी की पॉलिसी है कि वो हर दिन 1000 यूनिट बनाएगी, और कंपनी ने जब स्टडी करी तो ये पता चला कि एक कर्मचारी 100 यूनिट बना सकता है, यानी हमें सिर्फ 10 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 10 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, और मान लीजिए उस टाइम पर कंपनी में कर्मचारी कितने थे, 20 कर्मचारी काम कर रहे थे, तो इससे क्या होगा, बाकी 10 कर्मचारियों की जॉब चली जाएगी। ऐसा उन सबको लगता है कि अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, हमने उत्पादकता बढ़ा दी, तो कल को हमारी नौकरी भी खतरे में आ सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड इन्होंने तय करा है उससे कम काम करेंगे, ताकि हम इनके लिए जरूरी बने रहें। तो 3 आधारभूत मान्यता इन्होंने रखी। पहला, हमें सही तरीके से चीजों को समझना होगा। अगर हमें, वो कहते हैं ना, बेस्ट वे टू डू अ वर्क, काम करने का सर्वोत्तम तरीका हमें खोजना होगा। पहले तरीका खोजना होगा, फिर सही कर्मचारी को हमें क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा, और फिर सही कर्मचारी को सही काम दे करके उसको सही तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करना होगा। ठीक है, कि मान लीजिए कोई कर्मचारी आपने रखा, उसको सही काम आप दें, सही काम से करने का तरीका बताएं, सही तरीके से करने का काम बताएं, एंड फिर क्या करो आप, जो मैनेजमेंट और कर्मचारी के बीच में है वो सही तरीके से काम का बंटवारा करो। प्रोडक्शन बढ़ाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी महज कर्मचारियों पर ना हो, प्रबंधन पर भी उतनी ही जिम्मेदारी रहे। तो 5 तत्व हैं इसके, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिकता होनी चाहिए, न कि रूढ़िवादिता कि ऐसा होता आ रहा है तो अब भी हम भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से सही से स्टडी करो और फिर देखो कि हमें कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर ये कहा कि मैनेजमेंट, प्रबंधन और कर्मचारियों के मध्य सहयोग की जरूरत है, न कि संघर्ष की। सहकारिता होनी चाहिए, यानी सब लोग मिलकर के काम करें। व्यक्तिवाद, कि खुद के भले के लिए काम हो, ऐसा नहीं है, सब लोग टीम की तरह काम करें। अधिकतम उत्पादन पे ध्यान रहे, और हर एक व्यक्ति का अधिकतम दक्षता और समृद्धि का विकास हो पाए। ये 5 वैज्ञानिक प्रबंध के मूल तत्व हैं। ये दो तरफा मानसिक क्रांति, इन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमें उत्पादकता को बढ़ाना है तो हमें श्रमिकों और प्रबंधन दोनों को ही ये बताना होगा कि आप परंपरागत तरीके से काम करके कहीं नहीं पहुंच सकते, आपको तरीका बदलना पड़ेगा। तो कार्मिकों को, कर्मचारियों को ज्यादा वेतन मिलेगा, और इसके लिए जो है सिर्फ कर्मचारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, जो आपका प्रबंधन है उसकी भी पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये था कि अगर हम उच्च उत्पादकता करते हैं तो वो सबके हित में है, चाहे मालिक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे ग्राहक हो, सबके लिए जो है वो फायदेमंद है। तो ये थी टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर के एंड तक बने रहिए। अब समझते हैं, 2 मिनट का टाइम और लेंगे, समझते हैं कि किन किन आधार पर साइंटिफिक मैनेजमेंट को या वैज्ञानिक प्रबंध को जो है वो आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। पहली बात तो इन्होंने जो कहा था ना कि 8 बॉस होने चाहिए, 8 सुपरवाइजर होंगे, उस बात पर टेलर का जो है काफी आलोचनाओं का शिकार जो है वो होना पड़ा। इसके अलावा ये कहा गया कि इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही मोटिवेट होता है, वो चीज भी गलत है। इन्होंने मानवीय पहलू की पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया, मानवीय पहलू को, ह्यूमन को बिल्कुल ही। और ये भी कहा गया कि जो मानवीय प्रेरणा है उसको कम आंका गया, और सरल बनाने की भी कोशिश करी गई। इसीलिए इसे प्रेरणा का एकलवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि प्रेरणा के अलग अलग सिद्धांत क्या होते हैं। फिर टेलर ने जो बताया, टेलर और बाद में आने वाले जो विचारक हैं उनकी बातों को मिला करके एल्टन मायो नाम के एक थिंकर ने क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी थी, वहां पर उस कंपनी का प्लांट था हॉथॉर्न प्लांट। हॉथॉर्न प्लांट में उसने सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, और उसके बाद में पता चला कि नहीं, टेलर ने और बाकी विचारकों ने जो बात बोली है वो ज्यादा कामयाब नहीं है। ओके, इसके अलावा प्रबंधक भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि एक तो वैज्ञानिक पद्धतियों को अगर वो अपना लेंगे तो उन्हें
खुद की जो होती है ना सुप्रीम पावर, वो वाली चीज उनके पास नहीं रहेगी। उनके अपने निर्णय और स्व विवेक से हाथ धोना पड़ेगा। और दूसरा, टेलरवाद के नाम पर उनके काम और जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। तो कोई भी प्रबंधन कर्मचारी जो है ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो क्या करते हैं, टेलर का विरोध करते हैं। चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी कुछ हद तक। बाकी आप पढ़ेंगे तो और भी चीजें बिल्कुल क्लियर होती हुई चलेंगी। ज्यादा मुश्किल नहीं है टेलर को समझना। ओके, तो अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। ये प्राइस रहेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स रहेंगे। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी नेट और पीसीएस के लिए और टेस्ट सीरीज कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर नेट वगैरह के लिए, यूपीएससी के लिए आपने लोक प्रशासन को चुना है और आपको हिंदी में बहुत ज्यादा मटेरियल मिल नहीं रहा या आपको समझ में नहीं आ रहा कि है क्या ये, मेरे लिए कामयाब होगा कि नहीं, बहुत सारे सवाल है आपके मन में, तो उन सवालों के जवाब आप तलाश सकते हैं। आप हमें दिए गए नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9896859767 और ये हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें ईमेल करके भी अपने सवालों के जवाब या फिर आप अपने नोट्स जो हैं वो ले जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।